हाय गाइस, मैं रोहित कुमार आप सभी को क्रिएटिव सेमिनार रोहित फोरम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग लगातार डिटर्मिनेंट का अध्ययन कर रहे हैं और सबसे विशेष है कि आज हम लोग का डिटर्मिनेंट और जो एप्लीकेशन चल रहा है इसका अनुप्रयोग वह आज समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग कैलकुलस पे विशेष रूप से फोकस करेंगे और कैलकुलस में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह हमारा टॉपिक होगा अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। लेकिन आज के लिए हम जो लेक्चर तैयार कर रहे हैं ना, लेक्चर जो हम आज बना रहे हैं, यह लेक्चर का बनाने का उद्देश्य है कि एक टॉपिक छूट जाता, एसओएस छूट जाता, जैसे इसमें रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे भी अगर बातें की जाए तो यह एप्लीकेशन है। बाकी तो इसे भी पढ़ना ही होता है, लेकिन पढ़ लेंगे तो ये भी अच्छा रहता। तो एक अपनी छूट जाता है डिटरमिनेंट का लेक्चर, इसलिए हमने प्रयास किया कि इसको भी ना छोड़ते हुए इसके भी पूरा कर दी जाए। और कल से या संडे से और बातें कीजिए, जब भी यानी लेक्चर खत्म होते ही हम लोग डिफरेंशिएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब अगर बातें कहें कि समीकरण का रैखिक समीकरण कुछ इस प्रकार से आता है, और छोटी सी बातें की जाए रैखिक समीकरण होता क्या है, और जिस समीकरण का घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहता है। अर्थात जिस समीकरण का घात क्या होता है, एक होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से समीकरण दिया होता है और इसे हम एक सारणी के फॉर्म में बनाते हैं। तो देखिए यह क्या है, ये कुछ व्यंजक दिया हुआ है रैखिक समीकरण में। यहाँ पे R1 है, ये R2 है, डॉट डॉट Rn है, और यहाँ पे और इसके बाद स्तंभ फर्स्ट है, स्तंभ यानी पंक्ति 2 है, स्तंभ बहुत सारा है, पंक्ति स्तंभ को हम लेकर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कि लेट कर लेते हैं, और लेट करके हम इसे मान लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट a इक्वल टू a बराबर एक हम सारणी मान लेते हैं यहाँ पे, और इसी सारणी के सहारे हम क्या करते हैं, सभी का मान ज्ञात करते हैं, और यह मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, सारणी का मैट्रिक्स में। तो इसे रखने का जो उद्देश्य होता है कहीं किस प्रकार से हम रखेंगे, तो इससे लिखते हैं कि a11 a12, और बीच में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें दिख रहा है कि जो भी अवयव हो या ना हो, तो इसे हम क्या करते हैं, डॉट डॉट करके कर सकते हैं a1n, यानी कि 1n का मतलब होता है फर्स्ट पंक्ति में n तक भी स्तंभ हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति जो चलेगा वो फर्स्ट ही चलेगा। दूसरे पंक्ति की जब हम बातें करें तो यह दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ हो गया, दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, और डॉट डॉट करके हम लिख सकते हैं दूसरे पंक्ति का nवां स्तंभ, या इसे ही हम लिख सकते हैं चाहे तो a31 a32 और डॉट डॉट a3n। अब यहाँ पे हो गया ना कि तीसरे पंक्ति का चौथा स्तंभ। यदि हम चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, और इसे लिखने का जो तरीका होगा, लिखेंगे a41 a42 और डॉट डॉट 4mn। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि एमवा पंक्ति का एनवा स्तंभ, तो यह इस प्रकार से हमें सजाकर लिखना होता है। और इसमें एक और वैल्यू लिखेंगे, वह वैल्यू होता है x का। तो देखते हैं इसमें x में कौन कौन है। जो x है x2 है, तो इसे लिखते हैं x1 x2 और डॉट डॉट xm, अर्थात x की जो मान होगी वह m तक होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म होता है वह फॉर्म होता है b को हम इसे मान लेते हैं, और b का जो फॉर्म होता है वह है, और यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि b1 कर सकते हैं b1, और यह b2 है तो इसे b2 ही रहने देंगे, लिख सकते हैं b1 b2 और डॉट डॉट जो होगा यह bn होगा। और यह इसी का, और इसे हम क्या करते हैं सारणी के फॉर्म में जब हल करना होता है तो यह किसके बराबर होता है, तो यह ax बराबर होता है b के हमेशा। तो इसे क्या लिखते हैं ax इक्वल टू b, और बताइए यहाँ पे जब x y z का हम मान फाइंड करेंगे तो b a जाएगा b के भाग में, तो भाग को हम लिखते कैसे हैं, तो भाग को कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं a इनवर्स b, ठीक है। यही लिखने का तरीका होता है और सभी प्रश्नों में यही फाइंड करना भी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सीखा कि जब इसी फॉर्म में दिया गया प्रश्न तो उसे हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म दिखाई देता है, और इसी फॉर्म को क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट करेंगे और इसे एक थ्योरी के रूप में बना लेंगे, और हम एक प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न के माध्यम से हम क्या करेंगे, इससे पढ़ाने का यानी आपको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। चाहेंगे कि आप बड़ी बेहतरीन ढंग से सीखें और सीखकर इसका लाभ उठाएं। विशेष यह होती है कि इस प्रकार के तो प्रश्न और बहुत ही सरल होते हैं अगर यदि हम सारणी पढ़ लिए हो तो। यदि सारणी नहीं पढ़े हो तो इस प्रकार के प्रश्न क्या हो जाते हैं, बहुत ही टफ हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली बातें नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह एग्जाम्पल है यदि और जो और इक्वेशन दिया है, जैसे इक्वेशन है 4x
प्लस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। यह इक्वेशन दिया है और इसे हमें हल करना है रैखिक समीकरण और के शारीरिक विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, तो इसे हल करने के लिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन और हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे और लेट a इक्वल टू जो भी चर के जो भी होते हैं गुणांक ना, चर के जो भी गुणांक होते हैं उसे हम लिख लेते हैं। तो चर के गुणांक दिख रहे हैं कि x चर का गुणांक जो है वह 4 है, y का गुणांक जो है वह 2 है और इसका जो गुणांक है x का 3 है और इसका जो गुणांक है वह है 2। तो यहाँ पे गुणांक को हम लिख लिए और गुणांक को लिखने के बाद हम क्या करते हैं और x का जो मान होता है उसे लिख लेते हैं और x का जो मान हम देख रहे हैं तो इसमें x है और y है और जो b का मान है वह है 4 और 6 है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इस प्रकार से हमने सारणी को सजा लिया। अब इसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं x बराबर b और b बराबर हम लिखते हैं या अर्थात x बराबर a इनवर्स b। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ और हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो आपको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनवर्स निकाला सिखाए हैं और इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम a का क्या करते हैं, कोफैक्टर करेंगे। तो जो a वैल्यू दिया है उसका हम लोग कोफैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बराबर हम क्या करते हैं, एक आव्यूह मान लेते हैं a11 a12 a21 a22 और यहाँ पे एक आव्यूह मान लिया। हम सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a11 का कोफैक्टर -1 का पावर 1 + 1 और जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके सामने रो और पंक्ति क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा और यह कैंसिल होने के बाद बच जाएगा -2। फिर निकालेंगे a12 का कोफैक्टर -1 का पावर 1 + 2 और इस प्रकार से इसका निकाले तो यह कैंसिल बच जाएगा क्या, और यहाँ पे 3 हो और सम संख्या हो तो प्लस में लिखते हैं, विषम हो तो माइनस में लिखते हैं। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 1 का कोफैक्टर और 2 1 का जो कोफैक्टर होगा 2 + 1 और इसका कोफैक्टर हम देखते हैं क्या होगा। जब इसका निकालेंगे तो इसके सामने रो और कॉलम कैंसिल तो बचेगा 2। फिर निकालेंगे a22 का और जो 22 का कोफैक्टर होगा वो 2 + 2 और इक्वल टू जब हम बातें करें यहाँ पे तो देखिए 2 + 2 निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 4 और ये सभी जहाँ जहाँ विषम संख्या है वहाँ पे माइनस लगाते हैं, बाकी सम संख्या में प्लस लगाते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। और जो भी कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है उसे हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं और इसे मान लेते हैं कि कोफैक्टर से बना क्या है, मैट्रिक्स b मान लेते हैं। ठीक है, या यहाँ पे b पहले से है तो इसे हम c मान लेते हैं। तो ये हो गया 2 और 2 -3 -2 और 4, यह हो गया कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। अब इसका जब भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं और c का ट्रांसपोज करते हैं तो 2 -3 -2 और 4 प्राप्त होता है और यही हो जाता है, इसे ही बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a का मान हमें मिल गया, कितना आ गया, 2 आ गया, -2 -3 और 4, यह एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट तक जब हम बना लेते हैं तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस कुछ यहाँ पे एडजॉइंट के बाद हमें निकालना होता है इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए और एक कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे नाउ और डिटरमिनेंट a। तो डिटरमिनेंट a निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट हम a का निकाल लेते हैं तो वह है 4 2 3 2 और इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 4 × 2 और माइनस हो जाएगा 3 × 2 तो यह हो जाएगा 8 में से 6 घटेगा तो यह आ जाएगा 2 और यहाँ पे इसका सारणिक मान हो जाएगा। सारणिक मान जब आ जाता है तो इसमें क्या करते हैं, हम इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनवर्स, अब यहाँ से हम इनवर्स निकालते हैं। तो इसका जब हम इनवर्स निकालेंगे तो लिखेंगे a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटरमिनेंट a और एडजॉइंट का मान हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे डिटरमिनेंट से और एडजॉइंट का जो मान आया है वह है 2 -2 -3 और 4 और इसका जब हम भाग देते हैं तो मिल जाएगा यह 1 -3/2 और यह हो जाएगा 2। यहाँ तक इनवर्स निकल गया और इनवर्स जब निकल गया तो इसके बाद हमें क्या करना है, फाइनली x का मान ज्ञात करेंगे
और लिखते हैं अगेन, और अगेन करेंगे और यहाँ से x निकालेंगे, x बराबर होगा a इनवर्स b, और x इनवर्स का मान रख लेंगे यहाँ पे, जो भी इनवर्स का हम लोग मान निकाले होते हैं, तो यहाँ पे इनवर्स का मान निकाले हैं 1 माइनस 3/2 और 2, और इसमें गुना कर लेंगे b के मान से, और b का मान है 4 6। तो पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो पहला पंक्ति जो है वह है 1 गुने 4 माइनस और प्लस करेंगे -1 गुने कर लेंगे 6। तो यह हो गया पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से। फिर दूसरा पंक्ति में गुना कर लेंगे, अर्थात 3 में गुना करेंगे, -3 गुने 4 और जोड़ 2 गुने 6। इस प्रकार हमने क्या देखा कि इसका गुना हम लोग कर लिए, और गुना करने के बाद होता है यह आ जाएगा 4, अब प्लस माइनस माइनस, और 4 माइनस 6 यह हो जाएगा 4 3 12 -12 अब बटा 2 जोड़ 6 गुना हो जाएगा 12, और इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यह आ जाएगा -2, और यह कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो यह 2 हो जाएगा -12, अब प्लस हो जाएगा यह 24, और जब इसका फाइनली हम हल करेंगे तो यह -2 होगा, और एक जो होगा वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, एक -2 हो गया, एक 12/2, और 12/2 तो हम लिख सकते हैं 6, और यहाँ पे देखिए हमें जो वैल्यू मिला x बराबर वह मिल गया, और -2 और 6, और यही क्या था हमें निकालना था, और यही हो गया आंसर। और इस आधार पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का बनाने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, और यह बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाएगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू लॉट।